जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासरो, आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है मेरा ख्याल जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दे, बल्कि पूरे पाकिस्तान नहीं, आप कहें जिन जिन मुल्कों को पाकिस्तान में दिलचस्पी है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इनकी आप कह सकते जमहूरियत में, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान के सियासतदानों में, उनके लिए एक बड़ा शॉकिंग किस्म का यहाँ पे मैं एक उन्होंने एड्रेस किया नवाज शरीफ साहब ने। PDM का जलसा जो बाकी किसने क्या कहा, उस पर इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा गया, उसमें कितने लोग थे नहीं थे, स्टेडियम भरा नहीं भरा, और सारा दिन क्या होता रहा। इमरान खान को यहाँ पे कौमी असम्बली में तकरीर नहीं करनी दी गई, उनको हूट करके वहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद TV पे हमने आके चैनल्स पे देखा कितने भी यहाँ पे ये हुकूमत के तर्जमान कहते रहे जी लोग कम हैं, लोग नहीं आ रहे, सारी चीज़ें तकरीरें जितनी भी हुई, सारा दिन जो कुछ भी होता रहा ये उस पर TV चैनल्स पे चलता रहा, या पार्लियामेंट में कुछ होता रहा, ट्विटर सोशल मीडिया जो है, उन तमाम बातों को पीछे छोड़ दिया जो नवाज शरीफ साहब ने आज उन्होंने तकरीर की है PDM के उन्होंने जलसे में। और जो आपके साथ खबर में शेयर करता, जो स्टार्ट में शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि नवाज लीग के मेरी 3-4 लीडरान से बात हुई जो टॉप के लीडर्स हैं, वो भी इसके बाद नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद बड़े अपसेट हैं। और उनमें से 2-4 का तो ये ख्याल था कि शायद अब हमारे लिए सियासत करना उन्होंने बड़ा मुश्किल कर दिया, और दोबारा जिन पे केसेस हैं तो वो तो ज़्यादा परेशान थे कि शायद हमें दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा, और वो जेल जाने पे इस वक्त तैयार नहीं है। बल्कि मेरी 2-3 मैंने जैसे कहा कि अगर ये अगेन उनसे लोगों से थोड़ी सी उनसे बात हुई है, मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मियाँ साहब ने इतनी बड़ी तकरीर की है, बड़ी शॉकिंग किस्म की जो उनके लिए बकौल उनके नॉलेज में नहीं थी, उनसे किसी ने मशवरा नहीं किया था, पार्टीज में कोई इस पर बात नहीं हुई थी, और जो मियाँ साहब ने तकरीर अगर उस पर आके तैयार की भी थी तो 2-4 लोगों को शायद नोटिस में होगा। तो उनका ये कहना था कि हमारे लिए ये बड़ा एक उस बम शेल था जो स्टेज पे लोग बैठे हुए, तो सारे ये परेशान थे, और वहीं पे बैठे भी उन लोगों ने आपस में व्हाट्सएप पे एक दूसरे को देखा भी है, और उस पर व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी एक्सचेंज किए हैं कि ये क्या हो रहा है। इवन यहाँ तक आप देखें कि मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने जब अपने वालिद साहब की तकरीर सुनी है तो उनकी गुफ्तगू में वो वाली बात नहीं थी जिसके लिए वो मशहूर हैं। वो उसमें एग्रेशन, उनकी टोन में ज़रा थोड़ा सा वो एक स्टाइल आता था, अटैक्स वो ज़्यादा करती थी, लेकिन बस सिर्फ उन्होंने इतना कहा मैं बेटी हूँ और मैं डरती हूँ जो मियाँ साहब ने कहा, लेकिन जो होगा देखा जाएगा, सारा कुछ अल्लाह के हाथ में। अगेन तो उससे ये लग रहा था कि हाउस ऑफ शरीफ ने फैसला कर लिया है कि अब की दफ़ा ये कोई किसी की बचत नहीं करनी, उन्होंने कोई अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखना। मियाँ साहब ने भी ये बातें की कि आपने मुझे गद्दार आपने डिक्लेयर करना है, मुझे आपने यहाँ पे मेरी यहाँ पे अगेन जो जदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त करनी है, जो कुछ करना है आपने आप करके देख लें, मैं अब उस पर पीछे नहीं हटूँगा। सो वो बहुत सारी और स्पेशली शायद जो उन्होंने आके बातें की स्टेज पे दूसरे लोग PDM के बैठे थे तो शायद वो भी तवक्को नहीं कर रहे थे कि मियाँ साहब इस फोरम पे ये बात कर गुजरेंगे, और यही वजह है शायद उनके लिए ये पॉलिटिशियन आपको पता है बड़े मौके देखते हैं, तो उनमें से बिलावल भुट्टो साहब को और मौलाना को लगा हो कि अब हमारे लिए मौका निकल रहा है, क्योंकि मियाँ साहब ने अपने आप को पूरी जब तक यहाँ जनरल बाजवा साहब हैं या जनरल ये फैज़ हमीद हैं DGIS ही, उनको लगा होगा कि अगर इन्होंने उन पर डायरेक्ट अटैक्स इन्होंने कर दिए हैं तो उसके बाद ये शायद PM नवाज़ का मौका तो अगले 3-4 साल तो नहीं बनते उनको लग रहा, क्योंकि दोनों जो जनरल जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। 2023 तक अगर जनरल बाजवा हैं तो उसके बाद जनरल फैज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो कंटिन्यू करेंगे, वो आगे आएंगे, क्योंकि उनके रिटायरमेंट में बहुत सारा टाइम पड़ा है, और मौजूदा कमांड भी जो है मिलिट्री की वो भी जो अब ये प्रमोट हो के आएगी तो मोस्टली वो जनरल बाजवा की उसमें कटसी होगी। सो एक उसका जो आर्मी कमांड जो है, जो मौजूदा आर्मी कमांड है, उनके लिए भी बड़ा एक मेरा ख्याल है ये सरप्राइजिंग और एक उनका शॉकिंग एक एड्रेस था कि वो ये तवक्को नहीं करते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सीधा वो उनके आर्मी चीफ पे या DGIS पे वो उनको एक तरह का चार्ज शीट करेंगे, उनको अकाउंटेबल करेंगे, उनको थ्रेट करेंगे, उन पे इल्ज़ामात लगाएंगे, और उनको सीधा ये कह देंगे कि आपने मेरी हुकूमत ख़त्म करवाई थी, आपने जजेस पे आपने दबाव डाल के मुझे डिसमिस करवाया, आपने यहाँ पे तमाम पार्लियामेंटेरियंस आपने रिग्ड करवाया इमरान खान को लेके, और आपने सारे मुल्क को तबाह बर्बाद। तो अगेन एक होते यहाँ तक रुक जाते, चलो फिर भी लोग कहते हैं कि ठीक है कि आप ये पहले जो है ये उनका नाम लिए बगैर बात करते थे, उन पे तनकीद करते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल पे, चलो अब आपने आप कह सकते पहली दफ़ा जो है उनका नाम ले लिए, वो एक स्टेप उसके बाद फर्दर के हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब आपको इन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा, मैं आपको अकाउंटेबल करूँगा, मैं आपसे इन तमाम वो जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे कि आपने कैसे ऐसे ये सब कुछ किया, तो उन्होंने कहा जी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, दूसरे लफ्ज़ों में हमारे यहाँ कहते हैं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सो ये जितने भी पाकिस्तानी लोग थे उन्होंने डिसबिलीफ में ये उनका एड्रेस सुना है, क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं है। पीपल्स पार्टी को तो सबसे ज़्यादा अगर समझा जाता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी को उन्होंने
रगड़ा लगाया है। उनको पार्टी के लीडर जो थे, आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको फांसी लगाई गई। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे अरकान थे जिनको फांसियाँ लगाई गई, जेलों में रहे। जनरल ज़िया दौर में बात करो, उसके बाद हमने देखा बेनज़ीर भुट्टो साहब जो है उनको असैसिनेट किया गया जनाब मुशर्रफ के दौर में। सो ये आप कह सकते हैं ज़्यादा गिला जो बनता था, जो ज़्यादा सख्त ज़बान को इस्तेमाल कर सकते थे उस पर इस्टेब्लिशमेंट पे, आर्मी पे, वो तो पीपल्स पार्टी थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ठीक है वो बात करती थी तनकीद, लेकिन इस लेवल पर नहीं गई थी जिस पर नवाज शरीफ साहब गए। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल डिक्लेयर कर, उन्होंने कहा अब ये क्या यहाँ पे ये बन गया, फातिमा जिनाज से लेके आनवर्ड नाम गिनवाया उन्होंने, बाचा खां का नाम गिनवाया, बेनज़ीर भुट्टो का गिनवाया, महमूद अचकज़ई का गिनवाया, उसके बाद उन्होंने बिजिंजो, उसके बाद मैंगल, मतलब सो ऑन और सो फोर्थ वाला हिसाब है। सबके बारे में कहा कि इस मुल्क में जो भी सियासतदान है, इवन शेख मुजीब का उन्होंने कहा कि वो देख लें कि उन्होंने भी बात की थी, उनको भी गद्दार आपने डिक्लेयर कर दिया। सारे का सारा उन्होंने 72 साल का जो पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार जो है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ठहराया या मिलिट्री क़यादत को उन्होंने ठहराया। और उनके वो कहते हैं ना किसी के ज़ख़म में वो करना, सॉल्ट डालना या उसको वूंड को रब करना, उसको मसलना ताकि ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो उन्होंने ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए बाकायदा 1971 की वार में जो जनरल नियाज़ी साहब ने वहाँ पर ढाका में जो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने दस्तखत किए थे उसके सरेंडर डॉक्यूमेंट पे, उन्होंने उसका भी हवाला दिया, उसकी भी बात की उन्होंने वहाँ पे, जो उन्हें पता था कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान के लोग जो हैं तो इसके लिए बड़ा उनके लिए हसास मामला है। पाकिस्तान भी फील करता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ये शिकस्त दी थी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट जब मिलिट्री ये फील करती है कि ये उनके लिए एक ऐसा एक तरह का वूंड है जो अब तक भर नहीं सका। सो नवाज शरीफ साहब को पता था कि वो जो बात इस पर कह रहे हैं इसका असर होगा, लिहाजा उन्होंने जो आज टारगेट किया 4 लोगों को किया है। उसकी अगर उनकी तकरीर में देखें, उन्होंने जनरल बाजवा साहब को किया है, जनरल फैज़ हमीद साहब को किया है, इमरान खान साहब को किया है और साथ में साकिब निसार चीफ जस्टिस साहब को किया है। और चारों का उन्होंने बता दिया कि अब चारों ने मिलकर इस मुल्क के लिए या सियासतदानों के खिलाफ ये स्टेप्स लिए। और फिर उन्होंने बताया कि मैं आप लोगों पे क्या क्या कुछ उसमें करूँगा। यहाँ पे बल्कि जनरल सलीम बाजवा साहब जो हैं, आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, उनके हवाले से उन्होंने सख्त गुफ्तगू की, कुछ आर्टिकल्स लगाने की बात की। ये पहले नहीं होता था। चलो एक पहले हम सुनते थे वहाँ से उसके ये आप कैसे PTM बड़ी सख्त गुफ्तगू करते थे, बलोच या पख्तून नेशनलिस्ट या किसी हद तक सिंधी नेशनलिस्ट भी बात कर लेते थे। लेकिन ये पहली दफ़ा हमने देखा पंजाब से एक जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, एक पंजाब से आ रहे हैं, पंजाब से ही पाकिस्तान की आर्मी आती है। हर तीसरे चौथे घर में कहा जाता है कोई ना कोई वहाँ पे फौजी है, तो उनको उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने उन पे अटैक लॉन्च किया है। अब जो टेस्ट उनके लिए शुरू होने, 2-4 टेस्ट शुरू होने मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब के लिए, जो उन्होंने कहना था कह दिया, जो उन्होंने अपनी कश्तियाँ जलानी थी, जो गैम्बल्स उन्होंने खेलने थे खेल लिए। अब टेस्ट क्या होगा, 2-4 मेरा ख्याल बड़े टेस्ट होंगे। क्या PTM इसी तरह ये आके इकट्ठी रह सकेगी? बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब जो हैं अगली दफ़ा वो इनके साथ स्टेज इनके साथ शेयर करेंगे या बहाना कर लेंगे कि जनाब कि हम नहीं आते और आगे सेकेंड टीयर जो है उसको सामने ले आते, क्योंकि उनके स्टेक्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। मौलाना साहब ने भी यहीं पर रहना है, बिलावल साहब की जैसे मैंने कहा उनके फ्यूचर अभी बाकी है, सिंध हुकूमत उनके पास है। सो वो एक्सट्रीम लाइन शायद वो ना ले सकें जो इन्होंने ली है। सो उनको देखना होगा कि नेक्स्ट टाइम वो क्या करते हैं। लिहाजा आप देखें कि बिलावल हूँ या ये मौलाना हूँ, उनकी तकरीर में कहीं पे उन्होंने जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का या किसी और कोई आर्मी जनरल का जो उन्होंने जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिया। अगर जो रेफरेंस दिया बिलावल ने आसिम सलीम बाजवा के हवाले से, लेकिन उन्होंने इस तरह की एंडोर्समेंट नहीं की। उनका टोटल उनका बिल्कुल आप उनको देखते हैं, इमरान खान साहब एंड कंपनी उनकी हुकूमत जो उस पर उन्होंने आके उन्होंने अटैक किया। एक तो ये देखना होगा कि वो दोबारा इनके साथ बैठते हैं या नहीं बैठते। दूसरा ये होगा कि नेक्स्ट इनके यहाँ पे लाहौर में मैं देखूंगा स्पेशली, इवन कराची में जो जलसे होने हैं उसमें देखा जाएगा क्या लोग आते हैं और बड़ी तादाद में आते हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने चार्जशीट के उसको एंडोर्स करते हैं या नहीं करते। ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा इनके लिए। और उससे भी नवाज शरीफ साहब को अपने बयाने का या जो उन्होंने बातें की हैं तो उससे उन्हें आप कह सकते हैं अंदाज़ा होगा कि लोगों ने इसको आके अप्रिशिएट किया उनकी गुफ्तगू को या लोगों ने डिसून किया है। ये भी मेरा ख्याल है उनके लिए दूसरा बड़ा टेस्ट है। और तीसरा बड़ा जो टेस्ट होगा इसमें देखना होगा PM नवाज, जैसे मैंने कहा उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो खुश नहीं है। वो ये समझती है कि ये जो बातें की गई हैं ये हमारा एक उसका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है ना वो शायद वो अपने कहते हैं ना पाँव पे गोली मार ली है। पहले ऑलरेडी हमारे खिलाफ स्टेक्स चल रहे हैं और इमरान खान साहब मजबूत हो रहे हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाया हुआ है उन्होंने, और हमने एस्टेब्लिशमेंट को आके तोड़ने की बजाय हमने उल्टा ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा कोई इमरान खान को सपोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने तो ओपनली थ्रेट कर दिया कि जी मैं आप लोगों को कहते हैं ना जैसे मैं नहीं छोड़ूंगा जो 4 नाम उन्होंने लिए हैं यहाँ पे। और
जैसे मैंने कहा कि पहले इस तरह कभी जो प्राइम मिनिस्टर रहा हो उन्होंने नाम ले के कभी इस तरह की बातें नहीं की, किसी ने नहीं की। सो अब ये देखना ये कि पार्टी के एल्डर्स जो हैं वो क्या करेंगे, लॉयल्टी पे खड़े रहेंगे, व्हाट कम में कि ठीक है जी मियाँ साहब के साथ हम उसको कहते हैं डूबेंगे, उन्हीं के साथ तरेंगे, जो भी होगा देखी जाएगी, वो ये करते हैं। या वो ये समझते हैं कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन वाला रूट ले लिया है और अब ये वक्त आ गया है कि ऐसा कोई चक्कर चलाया जाए कि उसके बाद एक नया ग्रुप खड़ा किया जाए, जिसकी बात शेख रशीद साहब बार बार कहते रहते हैं, कोई शीन ग्रुप आएगा और कोई नया ग्रुप होएगा। सो अब उनको भी देखना, उनका भी टेस्ट है। सो मियाँ साहब ने एक ही हल्ले में बहुत सारे लोगों को उन्होंने टेस्ट में डाल दिया। सबसे बड़ा ट्रायल तो वो फेस कर रहे हैं, उनके भाई इस वक्त उसमें शहबाज शरीफ साहब जेल में, हमजा हैं, बाकी पूरी पार्टी जो है तो वो मफरूर है। सो उनके लिए भी एक अपनी ज़ात के लिए वो एक प्रॉब्लम है। अब इसमें लास्टली ये देखना है कि हुआ क्यों है, क्योंकि 6 महीने पहले तक तो आपने देखा होगा सारे लोगों ने इसमें नवाज शरीफ साहब को या कोई इनके उस पर वो कहते हैं ना क्राइम्स के हैं जो आज गिनवाए हैं उन्होंने, सो कॉल्ड क्राइम जो जनरल बाजवा के, जनरल फैज़ के और इनके उन्होंने गिनवाए हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे मुझे इन्होंने यहाँ पे आके अगेन मेरी हुकूमत डिसमिस करवाई, मुझे जेल भिजवाया, मेरे बच्चे बला बला सारी चीज़ें करा ली, जो आपको पता है, आपने सुन लिया। तो उसके बाद ये उन्होंने सब कुछ हो चुका था जब वोट डाला है। तो बाजवा साहब पे जो उन्होंने गुफ्तगू की नई बातें तो नहीं थी, सारी तो नवाज शरीफ साहब को पता थी। तो उनको अचानक क्यों याद है? आपको तो वोट डाल दिया था उनको, उसके बाद खुफिया मुलाकातें हुई हैं आपकी पार्टी के लीडर्स की होती थी। आपने 3 दफ़ा ये उनको 3 साल के लिए मजीद आर्मी चीफ बनाने के लिए वोट दिया है। तो फिर अगेन व्हाट वेंट रॉन्ग? मेरा ये ख्याल है, असेसमेंट भी है और उस पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है कि बेसिकली जो इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी इससे ये वोट के लिए, जनरल फैज़ हमीद साहब दरमियान में थे और शहबाज शरीफ वगैरह, एंड उस पर कंपनी इनको तय कर रहे थे कि आप उनको 3 साल के लिए वोट डालें तो उसके बदले में क्या क्या मतलब रिलीफ आपको मिल सकता है। और उसी के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता, तो ऑब्वियसली बाहर चले गए। फिर मेरा ख्याल दूसरा जो पार्ट था वो ये था कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी आएंगी, लंदन आएंगी। लंदन अगर उनको जाने दिया जाता तो शायद ये मामलात ना होते। तो उनसे, और इसलिए मेरा ख्याल मोहम्मद ज़ुबैर को भेजा गया था, जो मुलाकातें उनकी GHQ में हुई थी जहाँ पे, और उसमें उन्होंने बैठ के ज़ुबैर साहब की 2 दफ़ा मुलाकातें, जिसमें बाद में मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि उसमें वहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका मुझे पता है। तो उससे लगता है कि अनप्लेजेंट सी गुफ्तगू हुई है जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ और ज़ुबैर साहब में हुई है, जिसकी वजह से ये नवाज शरीफ साहब जो हैं टोटल एक्सट्रीम पे गए। अब ये नहीं पता वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग समवेयर, और इन्हीं 2 मीटिंग्स में हुई है। क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि जब उनको ज़ुबैर साहब को जवाब वहाँ से पॉजिटिव नहीं मिला और उनकी मुलाकात की मीटिंग की जो खबर थी वो आपको याद होगा ISPR ने खुद ब्रेक की थी और बताया था कि ज़ुबैर साहब की उस पर 2 दफ़ा मुलाकात हुई। ज़ुबैर ने खुद बताया था बाद में, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब और मरियम की बात भी हुई थी, और उन्होंने इनकार कर दिया था उसका, जो ISPR ने कहा जी, हमने कहा जी हम इस मामले में आपके साथ कोई ताउन मजीद नहीं कर सकते। सो इसके बाद नवाज शरीफ कैंप को ये फील होता है, मेरे 1-2 सोर्सेस से बात हुई है, वो कहते हैं जनाब कि शायद हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ ये बिट्रेयल हुई है कि जनरल बाजवा साहब को पहले भी उन्होंने आर्मी चीफ लगाया था नवाज शरीफ साहब ने 3 साल के लिए, उन्हीं के दौर में हुकूमत डिसमिस हुई, उन्हीं के दौर में जेल में गए, और जैसे उन्होंने कहा वो सारे का सारा उन्होंने उन पर आकर नजला डाला कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ उनको आउस्टर करे, हुकूमत ख़त्म करे। अब वो ये कहते हैं 3 साल के लिए मजीद उन्होंने अपने आप को आर्मी चीफ बनवा के फिर उनसे वोट ले लिया है, और जो अंडरस्टैंडिंग्स हुई थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार हो गया, पार्टी के लोगों पे फिर मुकदमे होना शुरू हो गए, और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने यहाँ पे एक मफरूर डिक्लेयर हो गया, अखबारात में उन्होंने कहा इश्तिहार छपेंगे, ढोल वगैरह पे मनाती वगैरह कराएंगे कि उसकी एग्रेशन मेरा ख्याल है यूज़ करने का फैसला किया है। उनको ये फील हुआ है कि उनके साथ धोखा हुआ है, अब इस पर मज़ीद कोई बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और अब ये वो कहते हैं डू और डई वाला काम है। सो नवाज शरीफ साहब ने वहीं से लगता है ये जो आखिरी 2 ज़ुबैर साहब की मुलाकातें हुई हैं आर्मी चीफ से, DGIS से, उससे कोई नतीजा ना निकलने के बाद उन्होंने फैसला किया है, और ज़्यादा फैसला यही लग रहा है मरियम नवाज साहबा का और उन मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके 2-3 लोग उनका है, क्योंकि ये टॉप पार्टी ये लीडरशिप जैसे मैंने कहा वो कहते हैं हमारे नॉलेज में नहीं था, वो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, और वाकई हैं। मेरी 2-4 जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उससे एहसास होता है। बहरहाल अब देखना ये है कि इसका रिएक्शन क्या आता है। जैसे पंजाब इज़ द मेन फोकल, और पंजाब बेल्ट जो है आप उसमें कैसे वही स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है। ये जैसे गुजरांवाला डिवीजन देख लें, फैसलाबाद, लाहौर वगैरह, आप उसके बाद सियालकोट, सरगोदा वगैरह, ये जो या पिंडी वगैरह मेन उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। और हम देखते हैं ज़्यादातर आर्मी के नौजवान भी इन्हीं बेल्ट से आ रहे हैं, जो सेंट्रल बेल्ट है या मार्शल बेल्ट जिसको कहा जाता है। सो अब उसमें से उनको चॉइस करना है जो पंजाब के लोगों ने, ये बड़ा इंतहाई ये ख़तरनाक चीज़ भी है, और उसके लिए ज़्यादा एक उसको अहम चीज़ भी है
کہ پنجاب کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا. کے پی اور اسے بلوچستان سندھ سے تو پہلے بھی آوازیں اٹھتی رہتی تھی, پہلی دفعہ پنجاب سے اتنی بڑی پاورفل آواز اٹھی ہے. سو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا وہ جنرل باجوہ صاحب اور پاکستان آرمی کا آف کورس کمانڈر ہیں وہ, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر لاسٹلی ریئیکشن کیا دیتی ہے, آرمی کیا ریئیکشن دیتی ہے, جس پہ انہوں نے تقریر کی ہے میاں صاحب نے, اور جس طرح کہ انہوں نے ان کو چارج شیٹ کیا ہے. اس کو دیکھنا پڑے, آئی ایس پی آر کو اس پہ پریس کانفرنس کرے گا, کوئی پریس ریلیز کرے گا. یہ تو ہم دیکھیں گے کہ اگین عمران خان صاحب اور وزیر یقیناً اس پہ پریس کانفرنسز اپنے ریئیکشن دیں گے. لیکن زیادہ ریئیکشن جو ہمیں میرا خیال ہے اس میں انٹرسٹ ہوگی پاکستان کے لوگوں کے, وہ ملٹری کا ریئیکشن ہوگا. وہ چپ کریں گے, کوئی کریک ڈاؤن کریں گے, کوئی مقدمے کیے جائیں گے یا وٹ ایور. وہ شاید میاں نواز شریف صاحب کو اس پہ بھی غصہ آیا ہو جو لاہور میں ان پہ بغاوت کا ان پہ مقدمہ درج کیا گیا تھا, جس پہ آج انہوں نے کہا جی میرے پہ آپ جتنے مقدمے کرنے ہیں, جدادیں ضبط کرنی ہیں, جو کرنا ہے میرے خلاف کر لیں, اب میں بیک آؤٹ نہیں ہوں گا. سو آنے والے دنوں میں ہم نے 3-4 بڑے اہم ریئیکشن دیکھنے ہیں. پنجاب سے لوگوں کا دیکھنا ہے وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, کہ وہ آتے ہیں انڈورس کرتے ہیں ان کی تقریر کو اگلے جلسوں میں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اگلا سٹیج جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ یا نہیں کرتے. اور پلس پی ایم ایل نواز کے اپنے اندر میں کیا ریئیکشن آتا ہے, کیا وہ ان کے ساتھ لوائل رہتے ہیں میاں صاحب کے ساتھ یا وہ ڈچ کرتے ہیں اور اس الطاف حسین صاحب کی طرح جیسے میں نے کہا اپنا نیا گروپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میاں صاحب شاید اب وہ تھوڑے سے ایریلیونٹ ہو گئے اور پاکستانی سیاست کو اس طریقے کا نہیں دیکھ رہے. تو یہ ایک بیٹل لائنز بڑی ڈرا کر لی گئی ہیں پاکستان میں, اور پنجاب سے ہی یہ ڈران ہوئی ہے, جس کا میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں بہت سارا امپیکٹ بھی آئے گا. اور ہمیں اس کی مجھے تو ٹرمائل ہوتی لگ رہی ہے, خدا نہ خواستہ حالات جو ہیں مجھے تو کوئی ڈینجرس اس کی طرف جاتے لگ رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی تھیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, ٹاپ کمانڈرز کو, چاہے وہ ڈی جی آئی ایس اے ہوں یا جنرل ہمارے اگر آرمی چیف ہوں, ان کو پہلے کبھی کسی سیاستدان نے اس ٹون میں, اس اگریشن کے ساتھ, ان الزامات اور ان تھریٹ کے ساتھ کبھی چیلنج نہیں کیا تھا. یہ پہلی دفعہ چیلنج کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج آنے والے دنوں میں کیا نکلتے ہیں. اگر لیٹس ویٹ اینڈ سی.